हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएससी। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आज हम दल बदल जो कानून है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल परिवर्तन रोधी जो कानून है, इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इससे रिलेटेड जो है हम कुछ जानेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा है और इसके अलावा बैकग्राउंड इससे रिलेटेड क्या है, एंड अबाउट प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाई इज दियर ये नीड फॉर ओवरऑल रिफॉर्म इन एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या आवश्यकता है इसमें सुधार की, एंड मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथन इन एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें जो है इसको मजबूत किस प्रकार किया जाए, क्या उपाय होनी चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन। तो इन सब पे जो हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये जो है इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। ये हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में और इसके अलावा एज वेल ये जो है प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है, इस जो है टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि अभी चर्चा में क्यों रहा है, तो आपने देखा होगा कि भी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री से ये जो है सचिन पायलट और इसके अलावा जो उनके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इनके बीच में कुछ ऐसी जो है राजनीतिक रूप से अनबन हुई, तो इनके द्वारा जो समर्थित विधायक थे वो पार्टी से बाहर आ गए और काफ़ी जो है राजनीतिक अस्थिरता रही, लगभग महीनों भर उस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रहा। और इसके अलावा इसके पहले मध्य प्रदेश में भी जो है 22 विधायकों ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे वो भी जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिए, त्यागपत्र दे दिए और फिर वो किसी अन्य जो है मतलब अभी दल को तो ज्वाइन नहीं किए हैं लेकिन सरकार में वो शामिल हो गए हैं। 1985 में इस कानून को जो है लाया गया था 10वीं अनुसूची में। ये बिल्कुल जो है आप ध्यान रखना, कई बार छोटे एग्जाम्स में और इसके अलावा कई मेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 10वीं अनुसूची में जो है इसको लाया गया था 52वें संशोधन के द्वारा। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, वही लाए थे इसको। इस कानून का उद्देश्य जो था वो सांसद विधायक के दल परिवर्तन संबंधी प्रयासों को प्रतिबंध लगाकर एक स्थिर सरकार यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रदान करना था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। अगर हम इससे रिलेटेड अबाउट प्रोविजंस की बात करें, इस जो दल परिवर्तन रोधी कानून है, दल बदल कानून है, तो यह कानून या कानून पद या अन्य समान प्रतिफल के प्रलोभन के एवज में राजनीतिक रूप से प्रेरित दल परिवर्तन संबंधी प्रयासों को आरोपित करने का प्रतिबंध लगाता है। यानी कि अगर कोई प्रलोभन में कोई जो है किसी तरीके से कोई लालच में कि हम आपको मंत्री का पद दे देंगे, हम आपको हमारे सरकार में शामिल हो जाइए तो हम आपको कोई ऐसा एक पद दे देंगे, तो ऐसी कोई अगर लालच दे करके जो सांसद हैं या विधायक हैं उनको दल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं या होते हैं, तो उनको रोक लगाने के लिए किया गया था। और यह कानून जो है सिर्फ 2 जगहों पर लागू है, संसद में और विधानमंडलों में। इसके कानून के तहत विधायकों और सांसदों पर दल परिवर्तन रोधी निर्णय का अधिकार जो है वो विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। उनको इस सुप्रीमो पावर दिया गया है कि दल परिवर्तन की रोधी जो कानून की निर्भरता है वही तय करें। सदस्य क्या है कि इसमें सदन के सदस्य को निर्भरता दो आधार पर है। उनको जो अवैध घोषित किया जा सकता है उसके 2 आधार हैं। उनकी सदस्यता की जो है प्रमाणिकता को अवैध घोषित करने के 2 आधार हैं। पहला है कि यदि सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता का त्याग कर देते हैं तो उन्हें निरहा यानी अयोग्य, ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है निरहा जो यूज किया गया है, मैं इसके कॉमन देकर के अयोग्य लिख दिया हूँ, तो इसको घोषित कर दिया जाएगा। और स्वेच्छा के सदस्यता से जो है स्वेच्छा से सदस्यता त्याग किसी दल के त्यागपत्र के समान नहीं है। यानी कि अगर कोई त्यागपत्र देता है तो स्वेच्छा से देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो है दल से त्यागपत्र दे रहे हैं, वो उस पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप विधायक थे तो आप विधायक के पद से त्यागपत्र दे रहे हैं, ना कि पार्टी के पद से, ये भी हो सकता है। और त्यागपत्र दिए बिना एक विधायक सांसद को निरहा घोषित किया जा सकता है। उसके पीछे क्या रीजन है कि यदि सभापति यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या फिर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उसके आचरण से संबंधित यह निष्कर्ष निकलता है कि उस सदस्य ने स्वेच्छा से अपने पद की सदस्यता जो है त्याग किया, दल की सदस्यता त्याग किया है। उनको अगर लगता है कि जो है ये दल की सदस्यता त्याग किए हैं, हालांकि यह चीज़ें जो ये मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही अपने आप में विवादित है, इसको लेकर के ही डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि इसके निर्धारण का जो तरीका है या जो आधार है, जो परिभाषा है, वो बहुत ही अपने आप में विवादित है। ये मेनली आप इसको ये जानिए कि राजनीतिक रूप से ही संभवतः इसमें जो है आमतौर पर होता रहता है। अब अगर हम देखें कि यदि कोई विधायक सांसद अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो उसकी कार्यवाही को उसके द्वारा जो है और उसके जो ये कार्यवाही हुई उसको दल द्वारा क्षमा नहीं किया गया तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। आमतौर पे क्या होता है कि जब आप सदन में नेता जो होते हैं,
जो सदन में सदस्य होते हैं उनका एक नेता होता है, यानी विहिप उसे कहा जाता है, और उसके ही निर्देशों के अनुसार ये कार्य करते हैं। यानी कि कोई मान लीजिए संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ या राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक प्रस्तुत हुआ, तो वो अगर सरकार द्वारा प्रस्तुत हुआ है और सरकार का उस पर क्या पोजीशन है, वो अपने इन सदस्यों को बताते हैं कि आपको इसमें कितने कैसे वोटिंग करना है, क्या करना है, इसके पक्ष में करना है या नहीं करना है, जो भी है तो वो बताते हैं। अगर उनके मत के अनुसार या उनके जो उन्होंने निर्देश दिया था उसके अन्यथा ये किस अपने मत के अनुसार अगर वोट दे देते हैं तो इसे भी एक जो है कारण माना जाएगा कि वो इस पद के अयोग्य हो गए, क्योंकि वो पार्टी के निर्देश को नहीं माने, इसलिए उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। अब देखेंगे अगर निर्दलीय जो सांसद हैं, जो आमतौर पे किसी भी पार्टी से नहीं चुने जाते हैं, डायरेक्ट वो चुनाव में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं, अगर ये जीत गए और ये जीतने के बाद सदन में जब पहुंचते हैं उसके उपरांत ये किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इनको भी अयोग्य ठहराया जाएगा। क्योंकि ये इसलिए ठहराया जाएगा क्योंकि जनता के जो बेसिक मूल्य थे उनके अगेंस्ट है, क्योंकि जनता ने आपको इसलिए जो है मत दिया था अपना कि आप निर्दलीय रूप से खड़े हो रहे हैं, आप उनका जो है किसी भी राजनीतिक रूप से आप जुड़े नहीं हैं। लेकिन अगर आप जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं तो ये जनता के जो है हितों का अपमान है, जनता के मतों का अपमान है, जनता के मूल्यों का अपमान है। और नाम निर्देशित सदस्य जैसे मान लीजिए अभी राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई जो है नियुक्त किए गए हैं, तो अगर ये अभी नियुक्त किए गए हैं, एक्चुअली इनको राष्ट्रपति ने जो है 12 सदस्य जो उनको पावर मिला है नियुक्त करने का, उनमें से नियुक्त किए हैं, नाम निर्देशित किए हैं। अगर ये अपने जो है इस पद ग्रहण करने के 6 महीने के समाप्ति के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो भी जो है इनको अयोग्य घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये आपको जो है नाम निर्देशित किया गया है। यानी कि जो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं उस आधार पर राष्ट्रपति ने आपको नाम निर्देशित किया, तो आप किसी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकते। हालांकि इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब जो एग्जेम्पशन है वो हमें जानना है कि ये कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवाद है। उसका कारण क्या है कि यदि किसी दल के 2/3 ध्यान रखना, 2/3 सदस्य अगर जो है किसी अन्य दल में विलय के लिए सहमत है तो वो अयोग्य नहीं माने जाएंगे। यही हुआ जो है मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में भी यही हुआ था। और यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ओम बिरला हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो वो अगर ये चाहें, देखिए उनका ये एथिक्स से कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, वो अगर चाहें तो नियुक्त होने के बाद अपने पद को जस्टिफाई करने के लिए ये हो सकता है कि वो अपने पद से मतलब वो अपने राजनीतिक रूप से जो सांसद हैं उस पद से इस्तीफा दे दें और अध्यक्ष पद पर बने रहें, और इसके बाद जब वो उस पद को छोड़ दें तो फिर पुनः वो जो है अपने दल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसमें 2003 में 91 संशोधन अधिनियम द्वारा विभाजन और विलय के आधार पर दल परिवर्तन को अवैध घोषित किया गया, यानी कि विलय और जो इस तरीके से होता है प्रोविजन उसको अवैध घोषित किया गया। हालांकि वर्तमान में विलय से संबंधित प्रावधान एकमात्र विलय विकल्प है जिसका निहरता निवारण में प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 2/3, मान लीजिए कि कांग्रेस के 112 सदस्य थे, एक हम एग्जाम्पल देते हैं, तो इसका 2/3 इधर देखिए, इसको अगर आप मैथमेटिकली काटेंगे तो ये इधर कट जाएगा, तो इसके जो सदस्य हैं जो बचते हैं लास्ट में, अगर वो पार्टी छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में जुड़ते हैं तो उसको जो है नहीं माना जाएगा। हालांकि ये अपने आप में बहुत विवादित है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे मामले उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो वो ही डिसाइड करते हैं। एंड अगर हम देखें कि इसकी आवश्यकता क्या है, इस कानून की क्यों सुधार की जरूरत है, क्यों मांग की जा रही है, आखिर लाया गया था इस उद्देश्य से कि एक स्थिर सरकार बने, राजनीतिक रूप से दल परिवर्तन ना हो, लेकिन ऐसा क्या समस्या हो गया कि अब इसमें सुधार की मांग की जा रही है। तो इस कानून के लागू होने के बाद जो है ये देखा गया कि भारत के विभिन्न राज्यों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, या फिर अभी आप रिसेंटली जो मैं बता रहा हूँ उदाहरण मध्य प्रदेश में देखिए, कर्नाटक में देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक रूप से उठापटक हुआ। विभिन्न पार्टी के जो विधायक थे वो दल के लालच में या फिर मंत्री पद के लालच में अपने पदों को जो है जिस पार्टी में थे उसको त्याग करके किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिए। तो यह एक इस कानून की विकृति रही, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए लाया गया उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। और लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष में जो तटस्थता का अभाव है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आते हैं वो किसी पार्टी से ही चुने जाते हैं और उसके बाद यानी कि जिस पार्टी की सरकार रहता है वही पार्टी उनको लोकसभा
लोकसभा अध्यक्ष जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाती है, जो उसके विश्वास पात्र होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी सदस्य उनकी सरकार गिरने वाली, जैसे अभी आप राजस्थान का एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ा अच्छा है, मध्य प्रदेश का देख सकते हैं कि जब उनके जो मध्य प्रदेश में 22 विधायकों ने जब इस्तीफा अपना दिया तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उनका एक ही स्टेटमेंट था कि जिन जो है विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो सामने आकर लोकसभा अध्यक्ष के सामने ये बात कहें कि हमने इस्तीफा दे दिया है, वो क्यों छिपे बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि वो क्या होता है कि वो जो है सामने आकर ऐसा कहेंगे तो उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा, तो इससे उनकी सदस्यता खतरे में आ जाएगी कि ये पार्टी के जो है निर्देशों के खिलाफ गए। और त्यागपत्र देना, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि त्यागपत्र देना दल से त्याग देना नहीं है, तो ये चीज़ें थी, ये प्रॉब्लम था। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए सरकार किसी की गिर रही हो, किसी अन्य पार्टी के सांसद ने सपोर्ट कर दिया, जैसे कि राजस्थान में अभी है बसपा के विधायक ने उनको सपोर्ट किया, तो इसमें क्या होता है कि उनके नियोग्यता का जो निर्धारण किया जाता है कि ये इनके जो रिलेटेड इन्होंने इस पर चीज़ का उल्लंघन किया या नहीं किया, इसमें निर्णय देने में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का लंबा समय लग जाता है, 2 साल 3 साल, यानी कि इवन उनकी पूरी गवर्नमेंट बीत जाती है और निर्णय नहीं देते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है जो कि अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और किहोतो होलोहान वाद 1992 में हुआ था, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। ये जो दल बदल अधिनियम लाया गया था, इसमें एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, वर्डिक्ट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब अध्यक्ष किसी सदस्य के निर्णय देता है तो वो एक अधिकरण, एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य कर रहा होता है, इसलिए जो उसके अध्यक्ष, उसके जो निर्णय हैं वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। देखिए हमारे जो हमारा जो संविधान है उसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई भी देश में संस्था हो, कोई भी निर्णय देते हैं, उनको अधिकार तो है, लेकिन अंतिम रूप से आपको अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। यदि आप उस न्यायालय या जो भी आपको निर्णय दिया गया उस निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपका एक मौलिक अधिकार होता है। और इस कानून में ये प्रावधान था कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इसी कारण ये विवाद था। कर्नाटक के मामले में कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता संबंधी जो निर्णय है अध्यक्ष को राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर लेना चाहिए। हमने आपको बताया कि अध्यक्ष में ये तटस्थता का जो है अभाव होता है। और संसदीय प्रणाली की स्थिरता और अंततः लोकतंत्र हेतु जैसे कि सुधार क्यों किया जाना चाहिए, तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अधिकांश राजनीतिक दल हॉर्स ट्रेडिंग, इसको एक शब्द दिया गया है, यानी कि बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग जब होता है, जिस तरीके से हॉर्स दौड़ता है लंबे तेज गति से, उसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जिसके कारण नागरिकों के समक्ष आई स्थिर सरकारों के जो है स्थिर सरकारों की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि ऐसे अलोकतांत्रिक प्रयासों को जो है हतोत्साहित किया जा सके। देखिए ये जरूरी है कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है कि जिसमें जब कोई विधायक बनता है तो 5 साल के लिए अपने पद पर बने रहें और वो सरकार सुचारू रूप से चले, ताकि जो जनादेश है, जनता ने जिन्हें चुना है, वो अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। और जो अलोकतांत्रिक ये सब प्रथाएं हैं कि वो आप इस पार्टी में ज्वाइन हुए और फिर कल को दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये सब अलोकतांत्रिक प्रथाएं, इसको रोका जाए। और वैध असहमति के लिए कोई स्थान नहीं। देखिए वैध असहमति का यहाँ मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो पार्टी के निर्देश होते हैं उसी के अनुसार उनको मत देना रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ऐसे विधायक को, किसी सांसद को लगता है कि जो ये विधेयक प्रस्तुत हुआ है इससे राजनीतिक रूप से हमारे जनता के हितों का जो है प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है और वो उस पर असहमति व्यक्त करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए इसमें वैध असहमति का कोई स्थान नहीं, यानी कि पार्टी ने जो कह दिया वही आपको करना है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द ही हो जाएगी। जैसे शरद यादव का हुआ था, बिहार के थे बहुत पहले राज्यसभा में। तो आमतौर पर क्या होता है कि राजनीतिक दलों द्वारा जो मैंने आपको बताया कि निर्देश दिया जाता है, जबकि इसके विरुद्ध अगर वो अपने अंतःकरण, अपने विवेक और स्वनिर्णय के अनुरूप मतदान करते हैं तो इससे उनको रोकता है। तो एक तरीके से उनके भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस मामले में विशेषज्ञों का सुझाव है, जो राजनीतिक रूप से विशेषज्ञ उनका सुझाव है कि कुछ महत्वपूर्ण जो है वोटिंग्स को छोड़ करके, जैसे बजट की वोटिंग हुआ या सरकार गिर रही हो, तो ऐसे मामले में वोटिंग को छोड़ करके अन्य मामलों में सदस्यों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये स्वेच्छा से जो त्यागना है पद, यानी कि स्वेच्छा से वो त्याग रहे हैं या कोई कह रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में यही तो हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इसलिए सभी जो है विधायक क्या थे कि अपना जो है पद जो है वो त्यागपत्र दे रहे थे। तो इसमें स्वेच्छा से त्यागना शब्द को स्पष्टीकरण का अभाव था इस कानून में। इसके परीक्षण के लिए लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को शक्ति दी गई थी, जबकि अब वो क्या करते हैं कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनके निर्णय भी जो है तटस्थ नहीं रहते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष जब भी ऐसा करें तो युक्त यानी कि उसका एक अच्छे से एनालिसिस करें कि ये बात क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है, उसी आधार पर फिर उनकी सदस्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए। और मेजर्स ऑफ
स्ट्रेंथन इन एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो देखिए, एक स्वतंत्र वैकल्पिक तंत्र की स्थापना की जाए। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो है संसद को दल बदल रोधी कानून के संबंध में निभाई जाने वाली अध्यक्ष की भूमिका को एक अस्थायी अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन करना चाहिए, और संशोधन करने के बाद जो ये अधिकरण बनेगा, जो बॉडी बनाएंगे, उसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए, अथवा एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार के विवादों का तीव्र और निष्पक्ष तरीके से समाधान सुनिश्चित हो सके। ये बहुत आवश्यक है। साथ ही अध्यक्ष द्वारा निहरता संबंधी जो याचिका पर निर्णय दिया जाता है वो शीघ्र ही लिया जाना चाहिए, और असाधारण परिस्थितियों में, यानी कि कोई विशेष आवश्यक परिस्थितियां हैं तो उसमें 3 माह में, ये ध्यान रखना है। ये हो सकता है यूपीएससी इस बार पूछ ले, 3 माह में जो है आपको निर्णय देना ही होगा। जो अध्यक्ष होंगे उनको 3 माह से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने हमारे यहाँ जो सलाह दी थी, सेकेंड जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म कमीशन था, उसने कहा था कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग, जैसे कि अन्य मामलों में दिया गया है, निर्वाचन आयोग को ही शक्ति दिया जाए कि उसकी सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है सदस्यों की योग्यता का संबंधी जो है निर्धारण करें। और हाल ही में अभी क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर के एक मंत्री को पद से हटा दिया। देखिए, ये पूरे संवैधानिक इतिहास में भारत के एक महत्वपूर्ण मामला है, काफी ये जो है चर्चा में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी मंत्री को पद से नहीं हटा सकता। लेकिन हुआ क्या, वो समझिए आप कि अध्यक्ष जो थे, उन जो संबंधित सदस्य थे, वो मंत्री बनाए गए थे, और उनकी जो है सदस्यता का लेकर को विवाद था, तो उसका निर्धारण अध्यक्ष के पास लंबित था, और ये 2017 से था, यानी कि 2020 चल रहा है। 3 साल तक वो मंत्री पद पर बने रहे। ये जो है हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप जल्दी से जल्दी निर्धारण कीजिए। तो उन्होंने ये बताया, जो है अध्यक्ष ने ये कहा, उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि क्या अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट या जो है उच्च न्यायालय निर्देश दे सकते हैं, और अगर वो निर्देश दे रहे हैं तो क्या अध्यक्ष जो है उनके निर्देश को मानने के लिए बाध्य है। तो इस संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, बाध्य हैं आप जो है इतना लंबा समय क्यों लगाते हैं निर्णय देने में। 2017 में जब याचिका आपके पास लंबित थी तो 18 में आपको फाइनल कर देना चाहिए, 19 में कर देना चाहिए। आप जो है 3-3 साल तक इनके सदस्यता का जो निर्धारण नहीं किया और इनको मंत्री पद पर बनाए रहे, यानी कि वो जो है राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण पद पर बने रहे। तो इसको निर्धारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 142 अनुच्छेद 142 का जो है प्रयोग किया, जो कि पूर्ण न्याय, जैसा कि मैंने आगे भी आपको डिस्कस किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में जो है अपना 142 का प्रयोग किया था। विभिन्न ऐसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो काफ़ी प्रासंगिक हैं, उसमें अनुच्छेद 142 का सुप्रीम कोर्ट प्रयोग करते हुए एक पूर्ण न्याय दे सकता है। निष्कर्ष क्या होना चाहिए। देखिए, निष्कर्ष भी हमें फाइनली एक संतुलित देना है कि सांसदों विधायकों द्वारा लोभ में दल परिवर्तन करना जनता के मतों का अपमान है, और यह राजनेता और जनता के संबंध को धूमिल करता है, क्योंकि जनता ने आपको जिस उद्देश्य से चुना था आप उस उद्देश्य पे पूरित नहीं हो पाए। और लोकतंत्र में स्थिर सरकार का होना एक मूल शर्त है। देखिए, डेमोक्रेसी तो तभी चलेगी ना जब वहाँ पे एक स्थिर सरकार होगी। अनस्टेबल गवर्नमेंट अगर रहेगी तो जो है विकास कैसे होगा। आप देख लीजिए कई जो है ऐसे उदाहरण, जैसे आप देख लीजिए झारखंड का, वहाँ पे 20 साल हुआ उस राज्य को बने हुए, लेकिन आज वहाँ पे कम से कम 10 सरकारों से ज़्यादा बन चुकी। वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अस्थिरता होती है। जब राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार नहीं होगी तो कोई निर्णय कैसे ले पाएगी। तो इसलिए लोकतंत्र की एक बेसिक प्रिंसिपल है। चाइना जैसे देशों में देखिए, वहाँ पे तो वही शासन है, शी जिनपिंग ही प्रधानमंत्री रहेंगे, जो बने हैं वही रहेंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई ऐसी डेमोक्रेसी है नहीं। उनके यहाँ जो है एनार्किस्ट वाली व्यवस्था है कि जो बन गए वही हैं। तो लोकतंत्र में स्थिर सरकार का होना बहुत जरूरी है, तभी शासन व्यवस्था और जो है विकास हो सकता है। शासन व्यवस्था स्थिर तभी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हमारे राजनेता अपने नैतिक मूल्यों को समझें और सरकार संचालन में अपना सहयोग दें। फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और प्लीज़ अगर इससे रिलेटेड कोई जो है डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।